नामांकन कुछ ही देर में या कहें कि कुछ ही मिनटों के बाद एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं कोविंद साहब वो नामांकन अपना भर देंगे। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है और मेरे सहयोगी विशाल पांडे मुझे नजर आ रहा है विंडो में, वो जुड़ गए। विशाल, कौन कौन पहुंच गया है? क्या अब सिर्फ प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले ही पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में रामनाथ कोविंद का नामांकन शुरू होगा पार्लियामेंट में। और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री रामनाथ कोविंद के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विशाल, 11:45 से 12 बजे के बीच का वक्त रखा गया, 15 मिनट ये। बिल्कुल, जो ये वक्त निर्धारित किया गया 11:45 से 12 बजे का, इसी बीच में उनको नामांकन करना है। सभी वरिष्ठ नेता और जो प्रस्तावक हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसी बीच में अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर नामांकन हो जाएगा। राहुल जी, चलिए पीएल पुनिया साहब के पास एक बार चलेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा दें। इस वक्त लगभग तमाम बड़े नेता एनडीए के पहुँच चुके हैं संसद भवन में। प्रधानमंत्री भी पहुँच चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष भी पहुँच चुके हैं और 11:45 से लेकर 12 बजे के बीच का वक्त रखा गया है जहाँ पर रामनाथ कोविंद अपना नामांकन भरेंगे। 4 सेट बताए जा रहे हैं, उसमें पहला सेट जो प्रस्तावक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उसके। जी, और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, इंतजार प्रधानमंत्री का हो रहा था। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और क्योंकि वक्त भी अब लगभग घड़ी की जो सुई है वो पहुंच गई है, वहां पर 45 से आगे घड़ी की सुई निकल गई है और इंतजार इसी बात का हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच जाएं। और फर्स्ट सेट, जैसा कि राहुल बता रहे हैं कि उसके लिए प्रस्तावक बनेंगे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद के नामांकन के लिए पीएम पहुंचे हैं संसद भवन। और यह तस्वीर आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, कुछ ही देर में नामांकन भरा जाएगा एनडीए की तरफ से उनके उम्मीदवार के लिए। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा बिहार को लेकर भी है और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या कांग्रेस अगर बड़ा दिल दिखाती तो शायद ये जो लड़ाई देखने को मिल रही है, या फिर कांग्रेस जिसको पता है कि इस लड़ाई में उसकी हार होनी है वो इससे बच सकती थी। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं, संसद भवन की तस्वीर है। पीएल पुनिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीएल पुनिया साहब, क्या आप लोग एक बड़ा दिल दिखाकर ये जो लड़ाई दिखाई दे रही है, इस लड़ाई से नहीं बच सकते थे आप लोग? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं कि कोई पहली बार हो रहा है। हर बार अधिकांश सब जगह चुनाव से ही निर्वाचित हुए हैं, तो इस बार भी हो रहा है और बड़ा दिल दिखाना चाहिए था सत्ता पक्ष को और कैंडिडेट सर्वमान्य कैंडिडेट सर्वसम्मति से तय हो जाना चाहिए था। ये सरकार को प्रयास कर जाना चाहिए था, वो किया है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि सब हार निश्चित है, तो मैं नहीं मानता। ये कोई पार्टी के लाइंस के ऊपर नहीं है, कोई यहाँ पर विप जारी नहीं होता है। आपको यकीन है सीक्रेट बैलेट है, कोई कहीं भी वोट दे सकता है। यकीन है कि कुछ वोट तो ये वोट पड़ने से पहले उम्मीदवार के लिए चले जाएंगे? आपको इस बात की उम्मीद है? वोट पड़ने से पहले कैसे कहा जा सकता है कि वो उसको इतने वोट मिलेंगे, वो हार रहा है, वो जीत रहा है? समीकरण जो है वो तो अभी यही कह रहे हैं। आपका समीकरण कुछ और है, वो बता दीजिए। आपका समीकरण कुछ और कहता है, तो वो भी आप बता दीजिए, उसको भी हम सुनेंगे, समझेंगे। मैं समीकरण की तो बात ही नहीं है, ये तो हर सांसद को, विधायक को वोट देना है, वो उसके ऊपर निर्भर पर करेगा। बिल्कुल, ये समीकरण कौन सी बात कर रहे हैं आप? साहब, मेरा सवाल आपसे बड़ा दूसरा है। कोई समीकरण की बात नहीं है, ये हर व्यक्ति, हर सांसद और हर विधायक को अपने सब वोट डालेंगे, स्वयं विवेक से वोट देगा और उसी के बाद नतीजा आएगा। लेकिन पुनिया साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा है। एनडीए ने पहले रामनाथ कोविंद को उतारा, दलित चेहरा था, उसके बाद वर्सेस दलित करने की जरूरत यूपीए को क्यों पड़ गई? क्यों इस चुनाव को आपने दलित वर्सेस दलित बना दिया? क्या इस देश में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी जातिगत राजनीति चलेगी और उसी पर राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ेंगी? आप मुझे बता दें कि एक हमारे राष्ट्रीय नेता ने या गठबंधन के जो 17 राष्ट्रीय दल हैं, 17 दल हैं, उनमें से किसी ने कहा हो कि हमने दलित कैंडिडेट फील्ड किया है? दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से अब यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी कहते हैं कि हमने दलित एक चेहरा पेश किया है। लेकिन यूपीए की तरफ से या हमारे विपक्ष के जो गठबंधन के लोग हैं उन्होंने नहीं, हमने तो एक बहुत ही योग्य कैंडिडेट
के रूप में मीरा कुमार जी को फील्ड किया है। और ठीक है आप सर। उसके अंदाज लगाएं कि साहब ये दलित है, दलित का जवाब दलित है, ये आप मानते रहे। ठीक है पीएल पुनिया साहब, आप रहिए हमारे साथ, हमने क्योंकि उनकी तस्वीरें अब योग्यता, संसद भवन से आ रही हैं, प्रधानमंत्री के वहां पहुंच आधार चुके पर हैं। उनको सर आप कैंडिडेट हमारे बनाया। साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आऊंगा। तस्वीरें आ रही हैं संसद भवन से, सीधी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और जीसी मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, वो प्रस्तावक बनेंगे, इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, एक बार जरा आप बता दें हमारे दर्शकों को। देखिए, प्रेसिडेंट जो हैं पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा मिला के पार्लियामेंट बनती है, तो इसका इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कमीशन करता है। बाई कन्वेंशन एक रिटर्निंग ऑफिसर ये बाई रोटेशन या लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल या राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल बनता है। इस दफ़ा लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल और सब स्टेट्स के जो सेक्रेटरीज हैं वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बने हुए हैं। अब 4 नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। एक नामांकन पत्र भरने के लिए 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर होने चाहिए। शुरू में एक प्रपोजर 1 सेकेंडर हुआ करता था 52 में। 74 में इसकी लिमिट बढ़ा के 10-10 कर दी गई और सिक्योरिटी डिपॉजिट 2500 रुपये कर दिया गया। 97 से ये बढ़ा के 50 प्रपोजर, 50 सेकेंडर और 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया गया, ताकि जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है वो नामांकन पत्र ना भर सकें और ये प्रोसेस अननेसेसरली कम्बरसम ना हो जाए। तो ऐसे 50-50 प्रपोजर और सेकेंडर जो इलेक्टर भी होंगे और वो कैंडिडेट के लिए जो क्वालिफाइड है प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए, उसका नामांकन पत्र भरेंगे। तो 4 मैक्सिमम भरे जा सकते हैं और वो बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर यानी सेक्रेटरी जनरल लोकसभा का जो कमरा है वहाँ पर आएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि नामांकन पत्र इन पर्सन दिया जाए, क्योंकि अगर बाई डाक भेज दिया जाता है, किसी के थ्रू भेज दिया जाता है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इन पर्सन ये सारे दिए जाएंगे और बाद में इसकी स्क्रूटनी होगी और विड्रॉल का प्रोसेस होगा। बिल्कुल मल्होत्रा साहब, लेकिन तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जो नामांकन पत्र रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं और इस सब के बीच में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और बाद में इसकी स्क्रूटनी होगी। जी 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 जी, लेकिन सवाल अब कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या हम अब जो कुछ चल रहा है इस वक्त देश में उसे सिर्फ राष्ट्रपति पद तक सीमित रखें, या फिर इसके बाद और बहुत कुछ हलचल होने वाली है। प्रभात जी, सवाल आपसे यही है कि उम्मीदें बस यहीं तक है, इस चुनाव के नतीजे आने तक है, या इससे आगे भी अब आपको बहुत सारी उम्मीदें दिखने लगी हैं, खासतौर से बिहार में? देखिए राहुल जी, हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम तो सीधे सवाल में देश के विकास में सबको एक होना चाहिए। विचारधारा अलग अलग होने के बाद हम चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में जब परिणाम आए, देश के प्रधानमंत्री जी का एक अच्छा स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। विकास में हम सबको राष्ट्र की पंक्ति में खड़ा होना चाहिए और यही हम सबकी इच्छा है। और राजनीति में हम सबको विचारधारा के माध्यम से अलग अलग होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि विचारधारा में अलग अलग रहने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर आप नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे? देखिए, विकास में देखिए नीतीश जी अगर देश हित में कोई निर्णय लेते हैं, शराबबंदी किया तो प्रधानमंत्री जी उनके स्टेट में जाकर गुरु गोविंद सिंह जी के 350वीं वर्षगांठ पर क्या कहा उन्होंने कि एक अच्छा फैसला है। प्रशंसा की उन्होंने कि राष्ट्र हित में उन्होंने अच्छा कदम उठाया है। जो चीज अच्छी है उसे अच्छे कहने का साहस होना चाहिए और ये भारतीय राजनीति की आज माती आवश्यकता है। आलोक जी, लग नहीं रहा आपको कि अब इस वक्त कांग्रेस और यूपीए को थोड़ा एहसास हो रहा होगा कि गलती कर दी उन लोगों ने? थोड़ा समझा लेते, आपस में राय बना लेते, ज़्यादा अच्छा होता। वैसे तो बहुत सारे इलेक्शंस हारे हैं, अगर बिहार भी हाथ से निकलता है, जो भी संभावनाएं, मैं सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, आशंकाओं की बात कर रहा हूँ, तो ये एक बड़ा डैमेज होगा, एक बड़ी चुनौती होगी इनके लिए, और खासतौर से 2019 के लिए। राहुल जी, आपको हमें सोचना, हमें गलतफहमी होगी कि हम वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे। ये सही है कि उसके नतीजे के लिए पहले से भी जिस तरह के संकेत मिल रहे थे, उसके नतीजे उनके लिए क्या होगा वो राष्ट्रपति चुनाव भी पर नहीं। देखिए, आगे पूरी राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर, मैं इसलिए मानता कि राष्ट्रपति के चुनाव से ही सब कुछ कांग्रेस का उसका भविष्य तय होता है। ये सही है कि कांग्रेस इस समय यदि नीतीश को साथ, जैसा हमने पहले भी आपसे कहा, शरद यादव तो इनकी बैठकों में शामिल रहते थे, लेकिन नीतीश जी पिछली बैठक में भी नहीं आए,
तो संकेत उनको मिल रहे थे, उसमें स्ट्रेटेजिकल, चूंकि उनके पास अभी कोई रास्ता ही नहीं था, ये कह सकते हैं आप कि अभी उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो सबको कैसे साथ लेकर चल सके, क्योंकि उनके पास उतनी ताकत नहीं है। ताकत वो दिखाना चाहते हैं, ये सही है, और इसीलिए जो उनसे बन सकता है वो उन्होंने, मीरा कुमार जी चूँकि वो महिला है जैसा अभी माना भी जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष रही हैं, इसलिए एक प्रतीकात्मक, जैसे संगमा जी भी थे तब भी अंदाज था कि संगमा जी नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको गलती वो समझेंगे। ये ज़रूर मानना चाहिए कि वो अंतिम लड़ाई जिसको कहते हैं कि लड़ता है, कि भाई किसी भी तरह से हमें इस लड़ाई में भी सामने दिखना चाहिए। लेकिन हम तो यही पूछ रहे हैं बार बार, और पुनिया साहब फिर आपसे यही पूछ रहे हैं कि ये ठीक है, जब पता है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है तो बड़ा सदके चलना चाहिए, संभल के चलना चाहिए। ये चीज़ तो आपके लिए आगे चल के मुश्किल भरी हो सकती है। मैं राष्ट्रपति चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके सहयोगियों के बीच हालात बने हैं, एक ट्रिगर पॉइंट बन गया है ये इलेक्शन उसके लिए, और वो कहीं आगे चल के ब्लास्ट कर सकता है। ये नजर आ रहा है आपको? जी पुनिया जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बताएं। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं जी। बार बार ये कहा जाता है कांग्रेस नहीं के, ये कांग्रेस का अकेला निर्णय नहीं है। ये निर्णय 17 दलों ने मिलके और सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस ने सही टाइम पर निर्णय नहीं लिया, इनको ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना, तो इससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। और बाकी तो प्रभात जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं। अभी कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, ये दुनिया जानती है कि सबका साथ नहीं है, कुछ का साथ है और बाकी का के साथ में सब कुछ है। तो ये किसान आज जगह जगह पे मारा घूम रहा है, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उनकी मांगों को सुनाई नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ जो उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका ऋण भी माफ हो रहा है। सब पुनिया साहब, ये बात आपको नीतीश कुमार को समझानी चाहिए थी। चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। ये बात आपको नीतीश कुमार को समझानी चाहिए थी कि आप ऐसे आदमी का समर्थन करने जा रहे हैं, और उसी तक इसका पूरा दायरा सीमित रखा जाए तो बेहतर होगा। और रिजल्ट आने दीजिए पुनिया साहब, आप वोट पढ़ने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वोट पढ़ने का नतीजा जो आएगा वो सबके सामने होगा। लेकिन मेरा कहना है, ये जो बातें आप कह रहे हैं कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है या फिर उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है, क्या आपको नीतीश कुमार को ये नहीं समझाना चाहिए था कि आप किस पार्टी के साथ जा रहे हैं, किसके उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं? आपको नहीं लगता जो बात आप कह रहे हैं अगर वो सच है, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले तो नीतीश कुमार को कन्विंस करना चाहिए था कि आप किस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं, किस दल के उम्मीदवार का समर्थन करने जा रहे हैं, जहां पर जिनके राज में किसानों पर अत्याचार होता है, उद्योगपतियों को फायदा मिलता है। आप वहां लगता नहीं कि वहीं फेल हो गए सबसे पहले? नहीं, 22 तारीख तय थी कि 22 तारीख को सभी दल, जो 17-18 दल हैं, वो इकट्ठा मिलेंगे और मिलकर निर्णय लेंगे। और 21 तारीख को नीतीश कुमार जी ने स्वयं यूनिलैटरली अगर कोई फैसला लिया है तो उसका जवाब तो वही देंगे। तो उसका हमने अपनी तरफ से ये नहीं किया, क्योंकि 22 तारीख को 22 तारीख को सब दलों की बैठक होनी है, उसमें निर्णय होना है। जो पहले कैंडिडेट डिक्लेयर किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके ऊपर निर्णय, कोई दूसरा कैंडिडेट फील्ड करना तो उसके ऊपर निर्णय, वो 22 तारीख को ही होना था। तो इसलिए ये सवाल बेहतर होगा कि नीतीश कुमार जी देंगे।